दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। जैसा कि आपको पता ही है कि फसल क्रांति समय समय पर नई कृषि तकनीक संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करता रहता है। इस समय मैं मौजूद हूं पूसा के IARI में और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर राज सिंह जी हैं, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रोनॉमी विभाग में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। धन्यवाद। बताना चाहेंगे आपको, आज का जो हमारा विषय है वो है रेनफेड एरिया के ऊपर। लगभग भारत के अंदर 52% जो रेनफेड एरिया है, कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र में रहने वाले किसान भाई हैं उनको एक तरीके से अच्छी आय नहीं हो पाती है। तो इसी चीज़ को लेकर विभाग ने एक मॉडल तैयार किया है कि किस तरीके से एक टिकाऊ फसल उत्पादन रेनफेड एरिया में लिया जा सकता है। उसी के बारे में हम डॉक्टर राज सिंह जी से जानेंगे। सर सबसे पहला सवाल यही है कि जो रेनफेड है, क्या है ये टर्म, किसको हम रेनफेड कहते हैं? जी हाँ, आपने ये बहुत ही सही कहा है कि हमारे देश में लगभग 51-52% क्षेत्र ऐसा है जो 140 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र हमारे यहाँ जिसमें फसल उगाई जाती है, उसमें से 51-52% ऐसा क्षेत्र है जिसमें वर्षा आधारित खेती होती है। रेनफेड का मतलब ये है कि वह क्षेत्र जिसमें जो खेती होती है वो वर्षा के रूप में जो पानी मिलता है उसी पर खेती होती है, उसमें बाहर से सिंचाई के द्वारा पानी नहीं दिया जाता। तो इसी पानी को जो हमको वर्षा के रूप में मिल रहा है, जैसा कि हमारे देश का औसतन वर्षा लगभग 1150 मिलीमीटर है जी। और जो क्षेत्र हैं हमारे शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र और काफ़ी जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, उनमें औसत वर्षा अगर हम जैसलमेर का उदाहरण लें तो वहाँ पर 200 मिलीमीटर जो है एक साल में वर्षा होती है। अगर हम यहाँ दिल्ली का उदाहरण लें तो यहाँ औसतन वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर होती है। ऐसा ही राजस्थान के एवरेज जो है औसतन जो वर्षा है सभी उसकी लगभग 500 मिलीमीटर है। तो इस जो लिमिटेड पानी है जो वर्षा के रूप में मिल रहा है, इसमें किसान भाई खेती से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक ये भी बात है कि वर्षा का कोई ये तो श्योर नहीं कह सकते कि वर्षा आएगी। कभी कभी वर्षा आने में लेट भी हो जाते हैं, कभी मानसून जल्दी भी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों ने जो फसल वर्षा आधारित खेती में बोई है उसका पक्का भरोसा नहीं रहता कि किसान भाई ने जो भी लागत लगाई है वो पूरी लागत उसको वापस मिल जाएगी या नहीं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पूसा इंस्टीट्यूट में एक सिस्टम डेवलप किया है, एग्रीहोर्टी सिस्टम, यानी कि कृषि उद्यानिकी सिस्टम पद्धति। इसमें क्या किया है हमने आप देख रहे होंगे कि ये किन्नू के पौधे लगाए हैं। और इन पौधे किन्नू का लगाने का जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि वर्षा आधारित खेती में यदि मानसून नहीं आता, वर्षा नहीं आती और किसान भाई किसी प्रकार की फसल पैदा करने की स्थिति में नहीं है, तो किसान भाइयों को जो हमारे ये फलदार पौधे हैं इनसे लकड़ी, चारा और फल के रूप में किसान को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा यदि वर्षा आती है तो किसान इसमें ऐसी फसलें जो हमने इस जो एक्सपेरिमेंट में जो प्रयोग में जो फसलें लगाई हैं, 3 फसलें लगाई हैं जिसमें बाजरा, लोबिया, बाजरा कम चाहने वाली फसल है जिसको जो लगभग 70 दिन में तैयार हो जाती है। लोबिया की
पूसा धरनी एक किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है। यह किस्म लगभग 65 से 70 दिन में इससे सब्जी की फली जो है बहुत अच्छी मात्रा में, अगर हम इसका औसत उत्पादन देखें तो वर्षा आधारित खेती में भी इससे लगभग 4.5 से 5 टन यानी कि 45 से 50 कुंटल जो हरी सब्जी है, हरी फली है, उसके रूप में मिल जाता है। और इसके अलावा किसान भाइयों को उससे चारा भी मिल जाता है। तीसरी फसल हमने लगाई है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न इस टाइम में अगर इसका बाज़ार अच्छा है तो बहुत अच्छी किसानों को आमदनी हो सकती है। यह भी लगभग 70-75 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी तुड़ाई 50 से 55 दिन में प्रारंभ हो जाती है और लगभग 3 तुड़ाई में किसान प्रति हेक्टेयर इसकी जो कोब जो भुट्टे होते हैं उनकी लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर उसकी उपज ले सकते हैं। और उसके अलावा लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो चारा है अच्छी क्वालिटी का वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान भाई वर्षा आधारित क्षेत्रों में यदि उन्नत तकनीक अपनाएं और उन्नत अच्छी फसल का चुनाव करें, जो उस क्षेत्र की जो औसत वर्षा है उस औसत वर्षा में वो फसलें हो सकें। जैसे यहाँ दिल्ली में यहाँ पर लगभग 750 मिलीमीटर जो है औसत वर्षा है और इसमें हमने ये तीनों फसलों का जो चुनाव किया है, हमने मक्का भी लगाई है जो भुट्टे के लिए लगाई है, क्योंकि दिल्ली शहर है, यहाँ पर भुट्टों के द्वारा भी किसान जो कम ही समय में 60 से 70 दिन में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। यानी सर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेनफेड एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, तो वहाँ पर जो जंगली फसलें होती हैं उनके ऊपर भी किसान काफ़ी काम करते हैं, लेकिन इस तरीके के मॉडल को अपनाकर किसान एक अच्छी आय ले सकते हैं, वो भी कम समय में। जी हाँ, इसमें ख़ास तौर से ये है कि एक टिकाऊ खेती, टिकाऊ फसल उत्पादन जो है किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं इसमें कम समय में। क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे मैंने बताया लोबिया हमने सब्जी के लिए लगाया है और इसमें 60 से 70 दिन में जो है किसान को जो ये फसल समाप्त हो जाती है और सब्जी की अच्छी उपज भी मिलती है। इसके अलावा बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न भी एक आजकल इसकी बहुत मांग बढ़ती जा रही है। इसके में पोषक तत्वों की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है और इससे अच्छी फसल उत्पादन लेकर किसान भाई अपनी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी यदि उन्नत किस्म, अच्छी फसल और अच्छी पद्धति से उगाएं तो प्रति हेक्टेयर लगभग जो वर्षा आधारित सीजन है हमारा उसमें लगभग 75 से 1 लाख रुपए जो है उसकी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, जो यहाँ पे ये किन्नू लगा हुआ है और इसी के साथ साथ मक्का, बेबी कॉर्न लगे हुए हैं, इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। ये पूरी जो सिंचाई की गई है इस खेत की, ये वर्षा आधारित पानी से ही की गई है, इसमें ज़रा भी कोई सिंचाई दूसरे सोर्सेज से नहीं दी गई है। सर, एक सवाल मन में आता है इन चीज़ों को लेके, जब हम लागत और सेविंग की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि जो किसान हैं वो 1-1.5 लाख रुपये इससे इनकम ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि लागत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये मॉडल तैयार किया गया है, तो उसकी लागत कितनी कम रहती है? देखिए, इसकी जो लागत है, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो खेती होती है उसमें जो हम पोषक तत्व देते हैं वो सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा कम देते हैं। यहाँ पर हमने जो लागत निकाली है, अगर हम यहाँ पर बाजरा की खेती करें या लोबिया की खेती करें तो उसकी प्रति हेक्टेयर लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत आती है। बेबी कॉर्न का थोड़ा बीज महंगा आता है तो उसकी भी लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर। ये हमने इकोनॉमिक्स उस आधार पर निकाली है कि सारी चीज़ हम बाज़ार से लें, यानी कि बीज से लेके जुताई का खर्चा, जो उसमें लेबर लगे हैं उनका खर्चा, तुड़ाई का सब खर्चे की हमने जो इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो इसकी खेती की लागत है वो निकाली है। तो इसमें लगभग इतनी लागत आ जाती है और इसमें 75 से
1 लाख रुपए की जो है किसान को आमदनी हो जाती है, तो लगभग 60 से 70 दिन में जो किसान की बचत होती है वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये जो हैं 2 महीने में, 2 से 2.5 महीने में वर्षा आधारित खेती में भी आराम से किसान भाई जो प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने ये फलदार जो पौधे लगाए हैं, इसके द्वारा भी किसान भाई जो हैं आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने एक और सिस्टम किया है कि हमने एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया है। उसका हमारा बनाने का ये उद्देश्य है कि हमने यहाँ पर एक एग्रीहोल्टी सिस्टम का ही जो एरिया है उसको कैचमेंट के रूप में भी प्रयोग किया है, और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी जब बरसात ज़्यादा आती है तो उसमें जो बह के नष्ट होता है पानी, जो दूसरी जगह नुकसान भी करता है, उस पानी को हमने उसमें टैंक में इकट्ठा किया है। और इस टैंक में जो पानी इकट्ठा किया है, इससे जब अगर बाई चांस वर्षा जो मानसून है वो जल्दी विड्रॉ हो जाए, या लेट बरसात आए, या बीच में कभी लंबा सूखा पड़ जाए, तो जिससे कि फसल ना मरे, तो उसमें उस पानी को लाइफ सेविंग इरिगेशन यानी कि फसल की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई दे के हम उस पानी को, वो वर्षा का ही पानी है, उसको इकट्ठा किया था, जिससे कि फसल उत्पादन की एक एश्योरेंस हो जाता है, एक श्योर हो जाता है कि हमारी फसल मरेगी नहीं अगर हम वो लाइफ सेविंग इरिगेशन उससे दे दें। कहने का मतलब ये है, सर ने जो बड़ी अच्छी जानकारी दी है दर्शकों, कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में रेनफेड एरिया में आप रहते हैं, वहाँ रहते हुए भी इस टिकाऊ खेती के मॉडल से आप एक अच्छी आय ले सकते हैं। और इसी के साथ जब लागत की बात आती है तो लगभग ना के बराबर ही इसकी जो लागत, जो कॉस्टिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी चीज़ ये कि 2 महीने का जो एक पीरियड होता है, 2-2.5 महीने का, उसमें एक अच्छी आय किसान ले सकता है। अभी चलते हैं रेनफेड एरिया का जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक यहाँ पे बनाया हुआ है वो आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं टैंक की तरफ। तो दर्शकों, वहाँ पर आपने देखा कि जो एग्रीहोल्टी मॉडल तैयार किया गया है वो किस तरीके से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपको हमने दिखाया। अब हम पहुँचे हैं वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, यानी वर्षा का जो पानी है, जो उसका संरक्षण होता है, उस टैंक के पास। और राज सर हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस टैंक का जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है और कैसे उसको फसलों में प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्षा जो है उसका ज़्यादातर एक नेचर है कि वो अनियमित होती है, यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम। जब अधिक वर्षा होती है तो जो पानी बह के दूसरी जगह जाके नुकसान करता है, जो रन ऑफ वाटर होता है, उसको हमने इकट्ठा करने के लिए एक ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया है। और इसमें हमने एक काम किया है कि जो इसका कैचमेंट एरिया जो आप देख रहे होंगे, जहाँ से पानी इकट्ठा होता है, बाहर के इसमें आता है, तो उसमें भी एग्रीहोल्टी सिस्टम लगाया है। इसमें हमने फसल भी लगाई है बीच में, तो इसी में जो सरप्लस पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो हम यहाँ पर हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसको मैनेज करते हैं। और इस पानी को जब हमारी जो फसल है, अगर वर्षा नहीं आई, लंबा अंतराल हो गया, तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है हमारा, इसके द्वारा इसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। यानी कि ड्रिप इरिगेशन का एक तो फ़ायदा ये है कि जो किसान भाई अपना जो फ्लड सरफेस इरिगेशन जो देते हैं, जो खेत में नाली काट देते हैं और पूरा भरता रहता है, उसके मुकाबले लगभग 60 से 70% पानी कम लगता है। और दूसरे, इसका ड्रिप इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी की जहाँ ज़रूरत है हम वहीं देते हैं, दूसरी जगह पानी नष्ट नहीं होता, और खेत में खरपतवारों की समस्या भी बहुत कम होती है। वो समस्या इसलिए कम होती है क्योंकि जो नमी हम खेत में देते हैं वो ऐसे खाली स्थान पर नहीं जाती, क्योंकि खरपतवार ज़्यादातर वहीं उगते हैं जहाँ पर खाली स्थान होता है और उनको नमी की उपलब्धता होती है। तो ड्रिप इरिगेशन से कम पानी लगता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल में बीमारी लगने का, जो जड़ों में जो बीमारी लगने से फसल के पौधों को नुकसान होने का डर रहता है वो नहीं होता, और खरपतवारों की समस्या कम होती है। इसलिए किसान भाई अगर अपने खेत पे एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना लें,
जितनी उसकी ज़मीन है, अगर उसके लगभग 20वें हिस्से में एक अपना टैंक बना ले तो उससे 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन दे के किसान भाई अपनी फसल को मरने से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर अच्छी पैदावार होगी तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने के लिए। अंत में चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा जो ख़ास तौर से वर्षा आधारित खेती करते हैं, आप उसमें अपनी जो पारंपरिक फसलें हैं उनको थोड़ा बदलिए, उनकी किस्मों को बदलिए और उसकी जगह आप अधिक आमदनी वाली और जल्दी आमदनी देने वाली फसलें, जैसे आप लोबिया सब्जी के लिए काफ़ी उन्नत किस्में हैं जो विभिन्न अनुसंधान संस्थानों ने विकसित की है, उसको लगा सकते हैं। आप 60-70 दिन में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाजरे की भी कई उन्नत किस्में हैं जो लगभग 70 दिन में पक जाती हैं और उनसे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बेबी कॉर्न, जहाँ इसका बाज़ार है वहाँ पर बेबी कॉर्न की भी खेती ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी आमदनी देने वाली फसल है। इसमें भुट्टो के साथ साथ किसान भाई अपने चारे की फसल भी ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि जो पानी हमको वर्षा के रूप में मिल रहा है उसका उन्नत तकनीकों के द्वारा उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें, क्योंकि हम वर्षा की मात्रा तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो पानी हमको मिल रहा है उसका अच्छी तरीके से मैनेज करके उसको इकट्ठा करके उन्नत सिंचाई के तरीके अपनाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप वर्षा आधारित खेती में उन्नत खेती की तकनीकें, जल प्रबंध की तकनीकें और अच्छी फसलों का चुनाव और एग्री हॉर्टी सिस्टम जैसी पद्धति अपनाकर खेती करें तो निश्चित रूप से आपकी जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका है, उसको सुदृढ़ता मिलेगी और किसान भाइयों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर राज सिंह जी ने कितनी अच्छी जानकारी, और ख़ासकर जब किसानों की आय की बात होती है तो उसको लेकर सर ने जानकारी प्रदान की। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।